आज हम रीजनरेटिव कूलिंग के बारे में जानेंगे। अगर किसी भी गैस का तापमान कम होते होते लिक्विफिकेशन की अवस्था तक पहुंच जाता है, जहां पर गैस अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उस तापमान को लिक्विफिकेशन तापमान कहा जाता है। इस तापमान का मान अलग अलग गैसेस के लिए भिन्न भिन्न होता है। अधिकतर गैसों की अवस्था को हम लिक्विड अवस्था में बदल सकते हैं। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के केस में जब किसी गैस का एक्सपेंशन होता है तो उसका तापमान गिरता है जब उस गैस को एक्सपेंड करने दिया जाता है लो प्रेशर की वैल्यू पर। लेकिन इसके बावजूद गैस की जो अवस्था है वो गैसियस फॉर्म ही रहती है, क्योंकि वो जो तापमान है वो इतना कम नहीं होता है कि गैस अपनी अवस्था को बदल करके लिक्विड अवस्था में चली जाए। अगर हम लिक्विफिकेशन तापमान तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए रीजनरेटिंग कूलिंग को अपनाया जाता है, और रीजनरेटिंग कूलिंग जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के ऊपर ही बेस्ड है। रीजनरेटिव कूलिंग का जो अरेंजमेंट है वह नीचे दिखाया गया है। रीजनरेटिव कूलिंग में एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है, हीट एक्सचेंजर और एक दीवार फ्लास्क होता है। यहां हम इन चीजों को देख सकते हैं, जिसमें कंडेंसर दिखाया गया है, हीट एक्सचेंजर है, कंप्रेसर है और पोरस प्लग के साथ में दीवार फ्लास्क है, जहां पर गैस की जब अवस्था बदल जाती है, अर्थात जब गैस लिक्विफाइड हो जाती है, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है दीवार फ्लास्क के अंदर। अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से होता है रीजनरेटिव कूलिंग का प्रोसेस। कोई भी प्योरीफाइड और ड्राइड गैस ली जाती है और उसको कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर के अंदर अप टू ए प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। 100 एटमॉस्फेयर के प्रेशर तक उस प्योरीफाइड और ड्राइड गैस को कंप्रेस किया जाता है। फिर उसको एक ट्यूब में से पास किया जाता है, जो कि कंडेंसर के अंदर रखी हुई होती है, ताकि हम उसे कूल कर सकें। इसके बाद इस गैस को हीट एक्सचेंजर में से गुजारा जाता है, जो गैस के तापमान को इन्वर्जन तापमान से नीचे ले जाता है। हीट एक्सचेंजर में से गुजरने के बाद में गैस एक्सपेंड होती है
जब उसे पोरस प्लग में से पास कराया जाता है एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। और एक्सपेंशन के बाद गैस का तापमान और कम हो जाता है, लेकिन यह तापमान इतना नहीं होता है कि वह गैस अपनी गैसियस अवस्था को बदल करके लिक्विड अवस्था में चली जाए। इसके कारण इस गैस को दोबारा से हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है, जहां से वो फिर कंप्रेस होती है और ट्यूब में पहुंचती है, जो कि कूलिंग सिस्टम के अंदर रखी हुई है। और वहां से वह दोबारा हीट एक्सचेंजर में से गुजारी जाती है और दोबारा से गैस जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के द्वारा पोरस प्लग में से पास करके और उससे पहले से भी कम तापमान पर प्राप्त होती है। एक बार फिर इसको हम इस चित्र से समझते हैं। कंप्रेसर से गैस को कंप्रेस करके कंडेंसर में जो ट्यूब रखी हुई है उसमें से इसको पास कराया जाता है, जहां पर इसकी कूलिंग हो जाती है और इसके बाद इसे हीट एक्सचेंजर में से गुजारा जाता है, जिससे उसका तापमान और कम हो जाता है और फिर पोरस प्लग में से गैस को अलाउ करते हैं एक्सपेंशन के लिए। क्योंकि एक्सपेंशन के बाद जो तापमान कम हुआ है वह इतना नहीं होता है कि गैस लिक्विफाई हो सके, इसलिए उस गैस को दोबारा से हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है। हीट एक्सचेंजर से होते हुए वो गैस फिर कंप्रेस की जाती है, फिर उसको कंडेंसर में से गुजारा जाता है और अगेन इट पासिस थ्रू द हीट एक्सचेंजर एंड सफर्स जूल थॉम्सन एक्सपेंशन थ्रू द पोरस प्लग। पोरस प्लग में से फिर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहते हैं जब तक एक्सपेंशन के बाद गैस का तापमान लिक्विफिकेशन तापमान के बराबर नहीं हो जाता है। एक बार तापमान लिक्विफिकेशन तापमान के बराबर हो जाएगा तो गैस गैसियस अवस्था से बदल करके लिक्विड अवस्था में चली जाएगी और इस लिक्विफाइड गैस को दीवार फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया जाता है। यह जो रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम है, इसकी एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी देखने के लिए हम 1 ग्राम गैस कंसीडर करते हैं, जो कि रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस के दौरान एक्सपेंड हो रही है जब वह पोरस प्लग में से पास करती है। हम ये जानते हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो 1 ग्राम गैस हम कंसीडर कर रहे हैं, एक्सपेंशन से पहले उसकी एंथैल्पी H1 है। अगर हम ये माने कि 1 ग्राम ऑफ गैस जो हम लेकर के चल रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट जिसको हम X मान सकते हैं वह लिक्विफाइड हो जाता है और उसकी एंथैल्पी H2 है, और जो बचा हुआ अमाउंट लिक्विफाई होने से रह जाता है वह अमाउंट 1 - X के बराबर है, जिसको दोबारा से हीट एक्सचेंजर में से गुजारा जाता है और जिसकी की एंथैल्पी H3 है। क्योंकि
इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं H1 बराबर है x इंटू H2 प्लस 1 माइनस x टाइम्स H3। और इसको आगे लिखते हुए H1 बराबर होगा x टाइम्स H2 प्लस H3 माइनस x टाइम्स H3। हमें पता है कि H1 एंथैल्पी है गैस की एक्सपेंशन से पहले, और H2 एंथैल्पी है 1 ग्राम गैस में से जो x अमाउंट लिक्विफाइड हो जाता है उसकी, और H3 एंथैल्पी है जो अमाउंट हमारा बच जाता है 1 माइनस x, और जिसे एक्सपेंशन के लिए दोबारा से हीट एक्सचेंजर में से निकाला जाता है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है, और देखिए x इंटू H3 माइनस H2 बराबर है H3 माइनस H1 के, तो x बराबर हुआ H3 माइनस H1 बटे में H3 माइनस H2। अमाउंट ऑफ गैस बीइंग लिक्विफाइड डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पीज। इक्वेशन 1 हमें ये बता रही है कि गैस का जो अमाउंट लिक्विफाइड हो रहा है वह एंथैल्पीज के ऊपर डिपेंड करता है, और यह अमाउंट मैक्सिमम होगा जब एक्सपेंशन से पहले गैस की एंथैल्पी मिनिमम होगी। अर्थात रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन से पहले गैस की जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू अगर मिनिमम रखी जाए तो लिक्विफाइड होने वाली गैस का अमाउंट भी मैक्सिमम होगा।